आप लोगों को विजिबल ही नहीं, बताइएगा। Yes, sir. Yes, Visible. sir. Visible? Agree? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एज यस सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस का लास्ट टॉपिक, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। पर अच्छे से पढ़ने का मतलब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथ में। कैपेसिटेंस फिर भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते भी हैं बहुत सारे, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो मेक श्योर कि आप आज की क्लास से थोड़ा अलर्ट हो जाओ बहुत ज्यादा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है एग्जाम्स में, बोर्ड्स में स्पेसिफिकली। ठीक है सर मिनट। सुजल, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सुजल, कुछ पूछना है क्या बेटा? ओके, नो सर। कूल कूल। ओके, सो शैल वी बिगिन? स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in the last class we have discussed how to calculate the equivalent capacitance, है ना। equivalent capacitance के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि equivalent resistance के आते हैं, और रेजिस्टेंस के ऊपर मे भी नहीं आए पर कैपेसिटेंस पे आ सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना आप लोग बचपन से सीख रहे हो। 10th क्लास में भी आप लोगों ने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना सीखा था, लेकिन कैपेसिटेंस आपने 12th में पहली बार पढ़ा है, 10th में सब बच्चों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी पता है ये बात, तो वो पूछता है क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे, राइट। तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूँ उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। आपको इसमें बताना है कि कितनी एनर्जी जो है वो लूज हो जाएगी बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर्स। हमको पता है कि हम कैपेसिटर से जैसे बैटरी लगाते हैं तो चार्जिंग चालू हो जाती है, कैपेसिटर्स को चार्ज करने लगती है बैटरी, है ना। करिए भाई, सॉल्व करिए। हुआ क्या बच्चों सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पर एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक, तो केवल तमन ने आंसर दिया, बाकी बच्चे कब देंगे भाई? काजल, डिम्पल, हिमांशु, सिद्रा, बढ़िया। सना, अंशिका, 47 स्टूडेंट्स हैं हम लोग यार। क्या कर रहे हो तुम लोग, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, आंसर नहीं निकल पा रहा है क्या? अच्छा, आंसर नहीं निकलता है तो भी डिस्कस तो लिख सकते हैं ना, कुछ तो आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दो क्लास में। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, सॉल्यूशन आया नहीं आया, कुछ तो बताओगे ना। जरूरी नहीं है आप लोगों के आंसर आए, ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या आंसर नहीं आया हो। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ट्राई कर रहे हैं ना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। करें, सॉल्व करें बच्चों, शैल वी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का पर्पस क्या है, क्यों निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का पर्पस क्या है? अरे यार, किसी एक कैपेसिटर में थोड़ी पूछ रहा है वो। अगर आपको पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है बाय द बैटरी, बैटरी जब चार्ज करेगी कैपेसिटर को तो एनर्जी लॉस होगी। अब एनर्जी लॉस होती है तो किसके फॉर्म में होती है? Heat. हीट के फॉर्म में होती है। Yes, sir. Yes, sir. तो जो हीट डिसिपेट हुई है
वो इस बैटरी के द्वारा इन कैपेसिटर्स को चार्ज करने में, वो हीट केवल कोई एक कैपेसिटर की वजह से थोड़ी ना लूज हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? पूरे सिस्टम की वजह से हुई है। Yes, sir. थॉट क्वेश्चन को देखते ही ये आना चाहिए कि सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा रास्ता होता है। वो रास्ता क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। सिंस इट्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सवाल। हिंदी में सवाल बोलते हैं ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है। जब आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो फिर अगला स्टेप होता है आपको ये देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो वो पूछ रहा है उसको निकालने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए रहेगी। जब मुझे ये दोनों चीजें समझ में आ जाती हैं तो फिर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन में ये समझता हूँ कि मुझे गिवन क्या है और उससे मैं इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करता हूँ। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जब आपके दिमाग में चीज क्लियर रहेगी ना, ये मैं उन बच्चों को नहीं बता रहा जिनको समझ में आ गया है, जिनको क्वेश्चन मतलब जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको दिक्कत आती है क्वेश्चन देखने के बाद, उनको ये समझ में नहीं आता कि सर अप्रोच कैसे करें। है ना? हमें थोड़ा डर लगता है सर क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन देख के हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो फिर इस चक्कर में वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। अब ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं समझाने वाला, इसलिए अच्छे से समझ लो। आप लोगों को क्वेश्चन से डरने की पहली बात तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे वो क्वेश्चन गलत ही होने वाला है। अगर आप पहले ही डर गए, पहले ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वो वैसे भी गलत होगा, 0 मार्क्स देके जाएगा। है ना? तो आप लोग सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई करी है, रिविजन किया है अपना, तो आप ये फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है? फिर आप जो गिवन चीजें उनको देखो, फॉर्मूला जो भी आपको पता है उससे रिलेटेड उसको अप्लाई करने का ट्राई करो। है ना? कुछ ना कुछ तो सॉल्व होगा और धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस समझ में आने लगेंगे और आंसर भी निकलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें पता है कि 3 कैपेसिटर हैं, तो तीनों में हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो क्या ये दोनों सीरीज में है? Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो इस वाले के साथ पैरेलल में आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? दैट्स हाउ इट इज गोना वर्क। तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट लिखते हैं, क्या आ जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। Yes, sir. और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशंस में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं C3। है ना? अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। दिस विल बी 2 × 6/8 Yes, sir. प्लस 4। कितना आंसर आ रहा है? 11/2. 11/2. माइक्रोफेराड। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. माइक्रोफेराड है ना, Yes, यूनिट ये sir. रखी कैपेसिटेंस की। ठीक है? चलो भाई आगे चलते हैं। अब जब हमारा कैपेसिटेंस आ गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो अभी हमें बस ये निकालना है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है। अब हमें पता है कि जो हीट होती है, हीट डिसिपेटेड या एनर्जी लॉस, वो होती है टोटल वर्क जितना किया बैटरी ने माइनस द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यही होती है Yes, sir. Yes, sir. CV² माइनस हाफ CV²। सब चीजों के फॉर्मूला में लिखा चुका हूँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है सब चीजें। है ना? कि किस चीज का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी चीज कैसे निकाली जाती है, क्या रेलेवेंस होता है। तो आपको डायरेक्टली हाफ CV² निकालना था। अब ये जो C है, ये C इक्विवेलेंट है क्या? Yes, sir. ठीक है? सो दिस विल बी Yes, sir. 11/2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर आएगा ना? अरे बैटरी का Yes, sir. पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 × 2। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कर देंगे, क्योंकि माइक्रोफेराड में आंसर, क्योंकि जूल में आंसर चाहिए हमें। है ना? माइक्रो जूल में आंसर चाहिए होता तो 11 आता। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर माइक्रो जूल में आंसर चाहिए होता तो 11 आता केवल, लेकिन सिंस हमें जूल में चाहिए तो हमें 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाई एम आई गेटिंग द हिंट कि ये क्वेश्चन शायद हो गया था लास्ट क्लास में, ऐसा था क्या? Yes, sir. हो गया था। तो आप लोग क्या मतलब कब बताने वाले थे ये? अगले साल? अरे बेटा बताओगे नहीं तो पहले कि सर हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने होमवर्क में दिया था जहां तक मुझे याद है, पर मैंने शायद डिस्कस कर लिया था ये। है ना? चलो कोई ना, Yes, अब sir. आगे चलते हैं, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो अब देखो कहानी बदल चुकी है पूरी। कैसे? क्योंकि अभी तक हम जो कैपेसिटर बना रहे थे उसमें हम कुछ भी नहीं इंसर्ट कर रहे थे बीच में। है ना? अभी तक हम Yes, जो sir. कैपेसिटर बना रहे थे उसके बीच हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहे थे। इट वाज एयर, इट वाज फिल्ड विद एयर।
है ना, या फिर वैक्यूम, जनरली एयर फील्ड होती है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई तो करता नहीं है ना, और के की वैल्यू 1 ले लेते हैं, एनीवे तो एयर ही लेते हैं, हम कंसिडर एयर ही करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने बोला कि ये जो कैपेसिटर है इसका काम क्या है, इसका काम है चार्ज को प्रोवाइड करना, है ना, चार्ज प्रोवाइड करता है एकदम से जब चाहिए होता है, जरूरत होती है लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज डिटरमाइन कौन कर रहा है कि कितना चार्ज प्रोवाइड कर पाएगा, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस डिटरमाइन कर रहा है कि अगर अच्छा कैपेसिटेंस हुआ कैपेसिटर का तो हमारे लिए अच्छा होगा भाई, है ना, सही बात है। Yes, sir. भाई डिवाइसेस बनाए क्यों जाते हैं, ताकि इस्तेमाल करे जाएं, है ना, ऐसे ही मस्ती के लिए तो बना नहीं रहे हम, है ना। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ा दे तो हमारे लिए यूजफुल है। अब कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, तो किसी ने दिमाग लगाया कि अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में अगर हम कुछ ऐसी चीज इंसर्ट कर दें जिससे कि उसके डिस्टेंस पे भी फर्क नहीं पड़े, जो उसका जो गैप है केवल वही फिल हो, है ना, और कुछ ना कुछ करके हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दें जो उसके अंदर बन रही है। भाई दो प्लेट्स होती हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है क्या, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दें तो हम अपने पोटेंशियल को भी चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल को चेंज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वी का फॉर्मूला होता है ना, V इक्वल्स टू E इंटू डी। Yes, sir. Yes, sir. So somehow if we can change the electric field or we can reduce the electric field, that अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ सकता है क्या, नहीं समझ में आई बात, क्योंकि C क्या होता है, Q बाई V होता है क्या बच्चों, ये तो सबको पता है, Yes, ये sir. फॉर्मूला सबको पता है ना। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दें तो कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है क्या, हाँ या ना, Yes, sir. है ना। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। पोटेंशियल डिफरेंस कम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या लगता है आपको, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है भाई, So जिसकी productivity कोई और हो. बेटा आंसर करना है, ऐसे नहीं कि बस सर ने बोल दिया तो अब सर ही बताएंगे। हाँ जी, कोई भी बता दो बेटा, साक्षी, अक्षरा, मुस्कान, अभिषेक, कोई भी बता दो। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं जो शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ओके, एनीबॉडी एल्स। सर ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं जिसमें इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है डाइलेक्ट्रिक के बारे में, कि ये एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कंडक्टिंग सब्सटेंस को रख देंगे बीच में तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा चार्जेस का, है ना। Yes, अरे यार कंडक्टर, अगर कंडक्टर लगा दोगे तो चार्ज तो फ्लो कर जाएगा। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था, याद करो जब हम बोलते थे कि दोनों प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए, वो गैप क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते थे हम कि गैप होना चाहिए, Charge separation. है ना। चार्ज में सेपरेशन था, पर चार्ज सेपरेशन की जरूरत क्यों थी, क्यों चाहिए हमें कि चार्ज में सेपरेशन हो, Potential difference create करने के. हाँ, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस रहे ना उनके बीच में। अदरवाइज वो क्या होगा, अगर आप प्लेट्स को ज्वाइन कर दोगे तो कंडक्शन हो जाएगा ना, चार्ज फ्लो कर जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, तो कैपेसिटेंस कहाँ से क्रिएट होगा। कैपेसिटेंस जो हमने पढ़ा था उसका तो डेफिनेशन ये था कि भाई 1 कूलम चार्ज दोगे तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यही था। Yes, अरे यही था ना कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस तो पिक्चर में ही नहीं आएगा ना अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा तो, है ना, या कंडक्शन हो गया, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो आपको इस वजह से गैप रखना पड़ता था। तो एक बात तो सबको क्लियर हो गई पहले ही कि कंडक्टिंग मटेरियल तो नहीं रख सकते। तो फिर किसी ने बताया कि डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, है ना, जिनमें कि चार्ज इंड्यूस हो सकते हैं। और उनमें वो क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सफिस कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, है ना। मतलब वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स में भी ब्रेक नहीं होते, है ना, और कंडक्ट भी नहीं करते। ब्रेक का मतलब क्या है कि भाई कंडक्शन चालू हो जाए उनमें, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे बहुत ज्यादा, अगर तुमने कोई मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई बहुत ज्यादा,
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उसकी नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाए, है ना, उसमें कंडक्शन चालू हो जाए। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल जिसमें कंडक्शन चालू हो गया तो हमारा पर्पस ही खत्म हो जाएगा, है ना। हमारा मटेरियल तो नॉन कंडक्टिंग रहना चाहिए, यही तो हमारा पर्पस था। तो डाइलेक्ट्रिक वही मटेरियल्स होते हैं जो कि विद स्टैंड कर पाते हैं बहुत ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम यूज करेंगे, इंसुलेटिंग होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, आप उनको इंसुलेटिंग रेजिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उनका, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको रफली बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं सकते, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है मेनली, तो पर्पज हमारा ये है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्या होता क्या है। जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो बिटवीन द प्लेट्स, तो जैसे तुम्हारी ये एक प्लेट थी, दूसरी प्लेट ये थी, तुमने इसके बीच में लगा दिया डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस हैं, क्या उनके बीच में भी पोलराइजेशन हो सकता है? यस सर। क्योंकि यहाँ पे Yes, sir. चार्जेस है ना, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस है लेट से, और इस वाली प्लेट्स पे नेगेटिव चार्जेस हैं, है ना। तो इस डाइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं, हमें बाकी तो पोलराइजेशन से मतलब नहीं, लेकिन इसमें कुछ चार्जेस तो आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ पोलराइज हो जाएंगे, विच विल बी नेगेटिव चार्जेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर मेरा ये डाइलेक्ट्रिक है येलो कलर का जो मैं बना रहा हूँ, तो ऊपर वाली जो प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, उसकी तरफ नेगेटिवली चार्ज आने लगेगा, क्या इंड्यूस होने लगेगा, है ना। और इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है बेटा ये, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, और आपके जो मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो डी है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्जेस आए हैं और ये जो पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, इनकी वजह से होगा क्या बेटा, आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसमें बदलाव आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लो इसकी प्लस सिग्मा थी और इसकी कितनी थी, माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा। इसको मैं रेड कलर से बना, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि ये किसकी थी। ये हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं, जो आपकी प्लेट्स है ना, जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है कैपेसिटर की, यस सर। उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। ये तो था पॉजिटिव सिग्मा, और ये कितना था, नेगेटिव सिग्मा, यस सर। गेट राइट, ठीक है। अब आपके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से यहाँ पे कुछ सिग्मा पी आने लगेगा क्या, सिग्मा पी या सिग्मा ई बोल लो इसको डाइलेक्ट्रिक का, अरे हाँ या ना, है ना। यस सर। और इसकी वजह से कुछ माइनस सिग्मा ई आने लगेगा, राइट। यस सर। तो ये प्लेट और ये डाइलेक्ट्रिक की अपर लेयर, ये दोनों एक कंबाइंड इफेक्ट देगी, सरफेस चार्ज डेंसिटीज में डिफरेंस आने लगेगा इनकी वजह से, है ना। तो उससे होगा क्या, चार्ज डेंसिटी बेसिकली कम हो रही है। जैसे कि अगर हम इसकी भी बात करते हैं, तो ये नेट सिग्मा नेट कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा ई हो जाएगा क्या। यस सर। तो ये कम हुई या बढ़ गई, Yes, sir. सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुई या बढ़ गई, कम कम हुई। कम हुई। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी फर्क पड़ेगा, यस सर। है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क कैसे पड़ेगा, सर जो डाइलेक्ट्रिक है ना, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जो कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे। ये पोलराइजेशन हो गया ना इनमें भी, क्योंकि इनमें भी पोलराइजेशन हो गया है, तो ये भी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो कि अपोजिशन में जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी उसकी वजह से, कम हो Decrease जाएगी, हो जाएगी. है ना। अब ये कम कितनी होती है वो हमें पढ़ना है, तो वो कम कैसे निकालूंगा मैं, आपका जो ये सिग्मा माइनस सिग्मा ई हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों सिग्मा के। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का ये मतलब है कि अगर तुम प्लेट पे चार्जेस बढ़ाओगे, चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे, तो आपका जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी बन रहा है वो भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा होगा क्या, अगर आपने बढ़ाया तो बढ़ जाएगा। नहीं समझ में Yes, आई sir. बात, है ना। पहले मान लो ऊपर 10 चार्ज थे, 10 चार्जेस थे ऊपर, और आपके नीचे जो डाइलेक्ट्रिक लगाया आपने उसकी अपर लेयर की वजह से तीन माइनस में तीन चार्जेस नेगेटिव में आ गए, मतलब -3 आ गए, है ना। तो आपका टोटल कितना बचा, सिग्मा माइनस सिग्मा ई 7 बचा, 10 - 3,
यस अरे हाँ या ना, है ना। अब मैंने 10 की जगह मान लो 20 चार्ज लिए होते, 20 सिग्मा लिया होता मान लो, ठीक है, चार्जेस तो थोड़ा अनरियलिस्टिक टर्म होगी, 20 लिया होता तो मेरा 3 की जगह 6 भी आएगा अब, यस पड़ेगा सर। नहीं? लेकिन मेरा ऑल ओवर तो 16 हो गया है ना, 20 माइनस 6, यस सर। है ना। तो 7 के कंपैरिजन में तो 16 बड़ा नंबर है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। समझ में आ रही बात सबको कि जैसे जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट्स की भी बढ़ेगी वैसे वैसे नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आएगी वो भी बढ़ जाएगी, है ना। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम डिराइव करते हैं कि जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो इसकी वजह से कांस्टेंट आता है क्या। यस सर। तो जो कांस्टेंट होता है ना उसको ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। 1/k जो कांस्टेंट आता है वो होता है 1/k, ठीक है। तो इस k को क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि अब आप देख सकते हो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब वो कितना हो गया है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है इसमें, परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ ठीक है। तो सिग्मा अपॉन के, हाँ ठीक है। तो आपका पोटेंशियल जो था वो E मल्टीप्लाई बाय डी था क्या, यस सर। ठीक है। यस सर। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, अब हो गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो अब कम हो गया है क्या, और कम क्यों हो गया है, क्योंकि एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि इन डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक जितने भी आप यूज करोगे उन सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, जो हमने फैक्टर लिया है, जो फैक्टर हमें बता रहा है कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी तो है लेकिन कितनी प्रोपोर्शनैलिटी है ना, किस फैक्टर से कम या ज्यादा हो रही है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो फैक्टर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। के विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। हम ऐसा ही डाइलेक्ट्रिक लेंगे जिसका कि के ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो। तो अगर के 1 से ज्यादा है तो आपका के एप्सिलॉन नॉट जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई, नहीं समझ में आई बात। यस सर। आ गई सर। इस वाले फैक्टर की वैल्यू तो बढ़ गई है, अब इंक्रीज हो गई है ना। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगी, इज दैट राइट। यस सर। यस सर। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा क्या। यस सर। यस सर। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाता है कितना, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी। यस सर। यस सर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिग्मा की जगह क्यू बाय ए रखना है, ठीक है। सिग्मा की जगह क्यू बाय ए रखना है। तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई में के और मल्टीप्लाई में डी ऊपर न्यूमरेटर में, इज दैट राइट। यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि आपका नेट पोटेंशियल जो आया, नया वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, क्या वो पुराने वाले का डिवीजन बाय के होगा, यस सर। है ना। तो पोटेंशियल कम हुआ नहीं हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ नहीं हुआ, यस सर। समझ में आई बात सब। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या कम होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ेगा, के टाइम्स, के टाइम। ठीक है। नहीं समझ में आई बात, के टाइम्स कैसे बढ़ा, आ गई। ठीक है। सो आपका इनिशियल था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, अब आपका हो गया है के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो इसमें अगर आपको कोई चीज याद लेके मतलब याद रख के चलनी है तो ये है कि जो नया वाला कैपेसिटेंस होता है वो पुराने वाले का के टाइम्स हो जाता है ना। और के क्या है इसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर के बीच में तो आपका नया वाला कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर पहले 10 था मान लो कैपेसिटेंस और आपने 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंसर्ट कर दिया स्लैब, तो अब नया वाला कैपेसिटेंस कितना हो गया तुम्हारा, केसी 50। कितना हो गया, 50। अरे 5 टाइम्स हो जाएगा ना, 5 टाइम्स 10, यस सर। यस सर। पहले 10 था Yes, sir. 50 हो जाएगा, है ना। क्या ये बात समझ में आई सबको, यस सर। यस सर। क्लियर विद एवरीवन। यस सर। यस ये सर। बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है, डेरिवेशन है एक तरह से, आप जैसा भी समझना चाहो इसको, ठीक है। अभी आगे हम टेबल भी बनाएंगे, देखेंगे हम कि कैसे अलग अलग चीजों कैसे कैसे फर्क पड़ता है पोटेंशियल पे, चार्जेस पे, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, बहुत ही आसान सा सवाल है।
के की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? केरोसिन का ऑयल है। हाँ जी सुजल। बताइए भाई, आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी। आ गया? यस सर, कितना यस आया? सर, डी ऑप्शन। 2.2. ऑप्शन डी। काफी सरल सवाल है, काफी इजी क्वेश्चन है ना भाई? आपको यस पता सर, है कि नया वाला कैपेसिटेंस पुराने वाले के टाइम्स होता है यस सर। यस है सर। ना? और इस Yes, के की sir. वैल्यू तो पूछी जा रही है तुमसे। तो आपको दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैराड। 50 माइक्रोफैराड था इनिशियल कैपेसिटेंस, है ना? एंड 110 माइक्रोफैराड व्हेन इमर्ज इन ऑयल। तो नया वाला पता चल गया 110, पुराना वाला कितना है 50। सो द आंसर विल बी 2.2। आगे चलें, समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना? नो सर, यस अगला सर। टॉपिक करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं है, जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम होती है। यानी कि आपका कैपेसिटर की जो वॉल्यूम है उसको जब आप डिवाइड करोगे जो एनर्जी स्टोर है उससे, तो आपकी एनर्जी डेंसिटी आएगी। तो एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में जनरली दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक मतलब एक बार बता दिया है, ठीक है? तो सबको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली हमारी जो एनर्जी स्टोर है वो पता है हमें, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होती है। अरे भूल गए क्या फॉर्मूला? यस सर, यस सर, याद है। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में ही पढ़ा है अभी, है ना? यस और वॉल्यूम निकाल सकते हैं ए इंटू डी। एरिया हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ए, और इसके बीच की सेपरेशन डी है। तो पूरे कैपेसिटर को अगर आप एक क्यूब की तरह डील करोगे तो ये ए इंटू डी हो जाएगा क्या? वॉल्यूम, सर। यस सर। ठीक है? तो हम क्यू स्क्वायर अपॉन 2c को डिवाइड भी कर सकते हैं ए इंटू डी से, लेकिन इस टर्म में या इस फॉर्म में जनरली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में पूछता है एनर्जी डेंसिटी। तो एक बार उसको डिराइव कर लेते हैं। सिंस हमें पता है कि एक प्लेट की वजह से, जो आपके सॉरी टोटल प्लेट्स की वजह से जो ई नेट होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा को हम लिखते हैं क्यू अपॉन ए, तो ये बन जाता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो आपको क्यू की जगह ई इंटू ए एप्सिलॉन नॉट रखना है। ई क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या ये बिटवीन द यस प्लेट्स? सर। ठीक है? तो ई इंटू ए एप्सिलॉन नॉट को रख दो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c में। इसको रखना है आपको क्यू स्क्वायर अपॉन 2c में, ठीक है? तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, डिवाइड डिवाइड करोगे इसको 2c से। अब c को भी आप क्या रख सकते हो भाई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है c? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यस सर। यस सर। ये जो फॉर्मूला है ये सबको याद है ना? ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ये इनको भूलना नहीं है। यस सर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मत भूल जाना, मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर आप ये भी भूल गए, बाकी चीजें फिर भी आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप बेसिक फॉर्मूला भूल जाओगे तो फिर डेरिवेशन भी भूल जाओ आप, है ना? नहीं हो पाएगा वो पेपर में, ठीक है? चलो, सी की जगह रख दिया ए एप्सिलॉन बाय डी। ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में कट हो गया, तो एक बार बचा ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा 2, और ये डी ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो दिस विल बिकम हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू ई स्क्वायर, ठीक है? इसको तुम्हें डिवाइड करना है ए इंटू डी से। अरे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ना एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए, यस सर। ठीक है? तो ये ए भी कट जाएगा और ये डी भी कट जाएगा, तो क्या बचा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। काफी ज्यादा एस्थेटिक फॉर्मूला है, याद भी रह जाता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। यस सर। अब यस जल्दी से सर, केसेस देख लेते हैं, इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में क्योंकि आप चीजें समझ चुके हो अब, ठीक है? तो अभी हम आपको कुछ केसेस रिवाइज करा देते हैं ताकि क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है? तो जैसे कि हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जिसमें कि हम डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट चार्ज पे इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, यानी कि चार्ज आपका कांस्टेंट है, चार्ज चेंज नहीं किया आपने, है ना? चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं लाया आप, ठीक है? तो आपका कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो जाएगा क्या? बढ़ जाएगा, है ना? चार्ज आपने चेंज किया नहीं है, क्यू डैश भी क्यू के बराबर ही है।
तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बाकी सब कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिवाइड बाय के हो जाता है क्या? अभी अभी डिराइव करके आए हो तुम लोग, है ना? सो ऑल ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाती है, डिवाइड बाय के टाइम्स हो जाती है, यस सर, यस सर, यस ठीक सर, है। और एनर्जी स्टोर भी डिक्रीज हो जाएगी, डिवाइड बाय के टाइम्स हो जाएगी एनर्जी स्टोर भी, क्योंकि कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ा है ना बेटा। चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा है। यस सर, यस सर, ये पढ़ा। समझ में आ रहा है? अरे यार क्यू स्क्वायर अपॉन 2c था, अब आपका c नया जो आया है न्यू वाला, वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c डैश हो जाएगा। इज दैट राइट? यस सर, है ना, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद। तो ये नया वाला जो कैपेसिटेंस है ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू के टाइम्स सी। यस सर, यस सर, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई है क्या? यस सर, तो एनर्जी स्टोर्ड जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यस यस सर, सर, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस विल ऑल्सो डिक्रीज। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। फिलहाल हमें इतना समझने की जरूरत है। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, आई गेस नो। बेटा अगर कुछ पूछना होता है तो हाथ ऊपर कर लिया करो, अगर किसी को कुछ डाउट है हाथ ऊपर कर लिया करो, मतलब मुझे पता तो चले आप लोग को कुछ डाउट आ रहा है या नहीं। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल लिखते हैं। अच्छा, ये जो टेबल्स है ना, ये आप लोग बना के रखना अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टेबल्स है, इनफैक्ट आप इसके पहले वाले भी एक बार बना लो, ड्रॉ कर लो। ड्रॉ क्या करना है, रफली ड्रॉ कर लो, कुछ चीजें आपकी कॉपी में रहनी चाहिए। चलें आगे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड all the quantities when we are putting in मतलब inserting a dielectric at a constant potential। अब तुम कांस्टेंट पोटेंशियल कैसे मेंटेन कर सकते हो? तुम ऐसा तब कर सकते हो जब आप इसको स्लोली ग्रेजुअली इंसर्ट करो। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ये हमने पहले भी बात करी हुई है, ठीक है। अगर जब आप किसी भी चीज को ग्रेजुअली लेके आते हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बस उसकी स्टोर होती रहती है। तो आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा अगर आप स्लोली इंसर्ट कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक को। अब इस केस में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर आपने पोटेंशियल सेम कर दिया? इस केस में आपका कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही सही, के टाइम सी तो होता ही है, लेकिन इस बार आपका चार्ज चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप चार्जेस में पहले तो आप चार्जेस को कांस्टेंट रख रहे थे, अब आपने पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया है। सिंस हम स्लोली ग्रेजुअली इंसर्ट कर रहे हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक को, दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस केस में आपका चार्ज जो होगा वो हो जाएगा के टाइम्स क्यू, यानी इंक्रीज हो जाएगा चार्ज, और अनचेंज जो रहेगा वो है पोटेंशियल। कैपेसिटेंस आपका भी इंक्रीज हो रहा है। यार एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक तुम धीरे लाओ, ग्रेजुअली लाओ या ग्रेजुअली मत लाओ, आपका कैपेसिटेंस तो आइदर केस में बढ़ने वाला है। यस सर, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से कैपेसिटेंस तो बढ़ता ही है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को लेके कंसर्न नहीं रखना, कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज अगर आप डाइलेक्ट्रिक रख रहे हो तो, ठीक है। बाकी चीजों पे आपको फोकस करना है। तो एक तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आप ग्रेजुअली इंसर्ट कर रहे हो। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो, सिंस आपको पता है कि V क्या होता है, E इंटू डी होता है, यस सर, यस सर, तो डिस्टेंस को चेंज रखा करा क्या हमने, अनचेंज है ये भी। नो सर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो अनचेंज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कहां से आएगा जब हमारा पोटेंशियल ही कांस्टेंट है। तो क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर, यस सर, ठीक है। सो विद द फॉर्मूला आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट। एनर्जी स्टोर जरूर आपकी अब इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी स्टोर जरूर आपकी अब इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका चार्ज इंक्रीज हो गया है, क्योंकि आपका चार्ज इंक्रीज हो गया है ना, चार्ज इज ऑन द प्लेट्स। एंड भाई आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ गई ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी बढ़ गई क्योंकि आप चार्ज को बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब इसके तरीके बहुत सारे होते हैं, तुमको उस पर फोकस नहीं करना। बैटरी को कनेक्ट करके
कर रहे हैं या डिस्चार्ज करके, मतलब बैटरी हटा के कर रहे हैं, उस चीज पे फोकस नहीं करना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस ये याद रखना है, इतना काफी है, ठीक है। वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में भी, कैपेसिटेंस जब आपने पढ़ा होगा तब आपने डिस्कस किया होगा, बट सिंस इट्स अ रिवीजन क्लास, अब इसका डेरिवेशन या इसका मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग आपको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। टेबल बनानी है क्या लास्ट वाली? यस सर। प्रेजेंट बना करूं? ली है। यस सर। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो उसको जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चंस जो तुम करोगे उसमें काम आएगा, ये डेटा काम आएगा तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए भाई सवाल सॉल्व कीजिए, सॉल्व द क्वेश्चन। न्यू वैल्यूज पूछ रहा है आपसे, चार्ज, वोल्टेज और फील्ड की, तीनों में जो चेंजेस हैं वो आपको बताने हैं। चेंजेस आते हैं नहीं आते हैं, आइदर केस में आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैपेसिटर व्हेन फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक के हैज अ चार्ज Q नॉट, voltage V naught and electric field as E naught. If the dielectric is replaced with another one having K equals to 9, the new values of charge, voltage and field will be what? क्या इसमें ऐसा मेंशन्ड है कि ये ग्रेजुअली इंसर्ट कर रहा है? नो सर। नो सर। पोटेंशियल को सेम रखेंगे क्या, कांस्टेंट रखेंगे क्या? नो सर। नहीं रखेंगे, है ना। ये बात समझ में आती है सबको, यस सर। है ना। पोटेंशियल हमारा सेम नहीं रहना, ठीक है, लेकिन चार्ज, चार्ज तो सेम रहेगा। यस सर। यस यस सर। Final charge will be same, that will be unchanged. The potential will be changed but the charge will be unchanged. तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि आपका जो Q डैश है ना, वो आपका Q नॉट के बराबर ही रहने वाला है। चलिए भाई आंसर बताइए। अच्छा आ गया आंसर? यस सर। क्या आ रहा है, डी आ रहा है क्या सबका? यस सर। यस सर। ओके राइट, चलो सॉल्व करते हैं। तो नया वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है आपका, वो क्या हो जाता है भाई? पुराने वाले के क्या हो जाता है? डिवाइडेड बाय K टाइम्स हो जाता है क्या? यस सर। यस सर। तो आंसर क्या आने वाला है मेरा? क्या V/3 आंसर आएगा, V0/3? बताओ, तुम बताओ। अरे हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। भाई मेरा पहले था V0/3, सॉरी पहले था मेरा V0, तो अब मेरा V डैश कितना हो जाएगा? V0/3 नहीं हो जाएगा? यस सर। अभी हम यस पढ़ा सर। अभी अभी हमने पढ़ा है ना, कितना हो जाता है नया वाला। अच्छा, इनिशियली V/3 था, इनिशियली क्या था? V/3 था। यस सर। नहीं समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ? अरे इनिशियली भी तो डाइलेक्ट्रिक था ना उसमें, यस सर। ठीक है। यस सर। इनिशियली V/3 था, तो अब V/9 हो जाएगा। तो ऑल ओवर चेंज कितना आया उसमें? V0/3 का ही तो आया है। यस सर। चेंज जो आया वो V0/3 का है। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी जो आपका E था वो E/3 था। इनिशियल जो था E0 वो E/3 था। यस अगर आप E ले रहे हो, अगर आप E इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो, तो E0 की वैल्यू E/3 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? E9/3। हाँ E/9 हो जाएगी, लेकिन E0 की टर्म्स में तो E0/3 रहेगी। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आई बात? पहले थी E/3, बाद में हो गई E/9, तो आपका E0/3 तो रहेगा, ये नया वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो, है ना, क्योंकि आपका 3E0 हो जाएगा ना E तो। अरे यार सॉल्व कर ही देता हूँ, मुझे लग रहा है तुम कंफ्यूज हो रहे हो। यस सर बोला नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है या तो बच्चों से या फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं।
चलो आइदर केस में मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इधर देख लो। आपका इनिशियली जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो 3 था क्या? यस सर। तो आपका जो V नॉट था वो V/3 था, यही बोलना चाह रहा है ये, यस है ना? सर। तो V की वैल्यू कितनी थी यहाँ से? 3V नॉट थी क्या? यस सर। यस V की वैल्यू 3V नॉट थी। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के केस में आपने 9 डाइलेक्ट्रिक यानी 3 वाला तो हटा दिया ना बेटा, अब 3 वाला हटा दिया है, फिर से V हो गया है। ये V क्या है? ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो उस टाइम पे केवल V पोटेंशियल था ना, उस टाइम पे केवल V पोटेंशियल था। फिर तुमने 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो नया वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया? V/3। अब तुमने क्या किया, 3 वाले को तो हटा दिया और 9 वाला तुम लेके आ गए, है ना? 9 वाला तुम लेके आ गए, तो तुम्हें V की टर्म्स में निकालना पड़ेगा ना, पहले V की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो मैं 3V नॉट पुट करूंगा यहाँ पे नए वाले के लिए, V डैश विल बी इक्वल्स टू 3V नॉट डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा क्या? नया वाला K कितना है? 9 है। सो दिस विल इवेंचुअली बिकम V नॉट बाय 3। अब आई समझ में बात? यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया वाला है वो भी कितना आ जाएगा? सेम तरीके से E नॉट बाय 3। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यस एनी डाउट्स किसी को? कोई सवाल नहीं? कूल, आगे चलें। यस सर। यस सर। चलो अब कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। सीधे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि अब इसमें कुछ ऐसे अलग से फॉर्मूले तो है नहीं, है ना? कई बार कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो आप इंसर्ट कर रहे हो अगर आप कॉम्बिनेशंस में करते हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब तुम लोग बताओ कि मैं सॉल्व करके बताऊं या ट्राई करोगे एक बार, क्योंकि तुमने किया तो हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अरे जल्दी बताओ, ट्राई करना है या सॉल्व करूं? ट्राई करना है। चलो करो, एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। ऑप्शंस नहीं दिए मैंने इसमें, आंसर थोड़ा लेंदी सा आएगा, पर अगर सॉल्व हो जाए आप लोगों का तो आप बता सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो या चैट में डन लिख सकते हो। करो करो, ट्राई करो। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन देख के आपको ट्राई करने के लिए भी ये तो समझ में आना चाहिए कि ये जो 3 डाइलेक्ट्रिक्स हैं या तो ये सीरीज में होंगे या ये पैरेलल में होंगे, 2 ही तरीके पता है हमें, यस सर। है ना? भैया आपने इंसर्ट किए हैं और आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो ऑब्वियस ही बात है या तो ये सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, और अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो आपको मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या ये सीरीज में है या फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में? बताओ। पैरेलल। हाँ जी, पैरेलल में। पैरेलल में। सीरीज में। लिखो लिखो, चैट में लिखो, क्या कर रहे हो? सीरीज में है या पैरेलल में है? क्योंकि अगर यही समझ में नहीं आया है कि सीरीज में या पैरेलल में है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, राइट? अच्छा, कैसे देखेंगे कि सीरीज में या पैरेलल में? हम लोग फोकस करेंगे प्लेट्स पे। भाई जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो तो प्लेट्स के बीच में होगा, यस सर। राइट? यस सर। बात समझ में आ रही सबको? जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो तो उसके बीच में होगा। तो आपको इसको कैपेसिटर, इंडिविजुअल कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा ना बेटा। ऊपर वाला जो कैपेसिटर बनेगा K1 की वजह से, फिर जो K2 बनेगा K2 की वजह से जो बनेगा, और K3 जो बनेगा, 3 अलग अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा आपको उसको, है ना? 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिए तो आपको ही समझ में आना चाहिए कि आपका जो ये कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर जो है और इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो तीनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। नहीं समझ में आई क्या बोल रहा हूँ बात? अगर आपका इसका कॉन्ट्ररी समझो तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता, दिस वुड बी K1, दिस वुड बी K2, दिस वुड बी K3, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस K1 और K2 के बीच में है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस K1 और K2 और K3 के बीच में थोड़ी ना है, यस सर। है ना? क्योंकि
K1 इस प्लेट से कनेक्टेड है और K3 इस प्लेट से कनेक्टेड है और K2 तो कनेक्टेड ही नहीं है प्लेट से दोनों से। यस सर। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे K1 K2 K3 तीनों दोनों प्लेट से कनेक्टेड है क्या, यस सर। है ना? तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को, अगर हम इसको इंडिविजुअल कैपेसिटर की तरह ट्रीट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा यस सर। कॉम्बिनेशन, यस सर। ठीक है? यस सर। क्योंकि ये एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होगा। लेट्स से कि ये V1 है, ये V2 है, तो ये तीनों जो हैं एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होंगे। तो ये क्या है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब हो जाएगा सॉल्व। यस सर। यस सर। चलो सॉल्व करके आंसर बताओ। आप अनम्यूट करके भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो आप थोड़ा चैट में लिख नहीं पाओगे। एरिया दिए हुए हैं सबके, A/3 A/3 A/3। डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में D है। आया क्या आंसर किसी का? सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D ब्रैकेट में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। 1/K1, ओके, देखते हैं। आई डोंट नो अब यही आंसर है क्या? कार्तिक? एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू A/3 ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस K3। ओके, बढ़िया, ये लग रहा है सही मुझे। अंशिका? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D K1 प्लस K2 प्लस K3। ओके, यस सर, K1 वाला ही आएगा, वो मैंने गलती से वो लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, करें, सॉल्व करें या और टाइम चाहिए बच्चों? यस सर। क्या बात है, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया है, नाइस। चलो इधर देखो सब लोग। किसी को कुछ पूछना थोड़ी है, हैंड रेस क्यों करा हुआ है? यू कैन लोड आर योर हैंड्स अगर पूछना नहीं कुछ तो, ठीक है? चलो भाई, जैसे कि हमने बात करी, तीन कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको हम, C1 C2 C3, K1 K2 K3 जो इंसर्टेड इन डाइलेक्ट्रिक्स, उनकी वजह से हम तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, है ना? वैसे डील करते हैं इससे। सबसे पहले हमें C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर तीनों की वजह से हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। यही है क्वेश्चन, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। सबसे पहले C1 निकाल लें। अब वैसे C1 क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D K टाइम्स। वैसे C क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में? व्हाट इज C? एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना? सर। और अगर आपका Yes. डायरेक्ट इंसर्टेड है तो K टाइम्स हो जाता है ये, ठीक है? तो C1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D, और एरिया कितना है इसका, A/3। यस सर। यस सर। दिस विल बी A/3। सेम तरीके से आप C2 लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू K2 डिवाइडेड बाय D, है ना? और C3 भी सेम हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? सॉल्व करके बताओ। अरे अगर C की टर्म्स में ले रहे हैं हम, अगर आपका C है कैपेसिटेंस, तो C की टर्म्स में ले लो ना इसको। C क्या होगा आपका, अगर केवल एक डाइलेक्ट्रिक होता, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अगर केवल एक डाइलेक्ट्रिक होता बिना
सॉरी डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, अगर एक कैपेसिटर होता बिना डाइलेक्ट्रिक के तो उसका फॉर्मूला क्या होता? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो उसकी टर्म्स में ले लेते हैं हम सबको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताना कि सही है या गलत है, ठीक है। सो दिस विल बी K1/3 टाइम्स C, यस सर। this will be K2/3 times C and this will be K3/3 times C। तो मेरा C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है? सीधा ऐड। C1 plus Yes, C2 plus sir. C3, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना भाई। तो कितना हो जाएगा ये? sir. C तो कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, C/3 कॉमन आ जाएगा इनफैक्ट, है ना। यस। क्या बनेगा? K1 plus K2 plus K3। K3। C की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट A/3D, 3 था ना ऑलरेडी नीचे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? K1 plus K2 plus K3। आई गेस बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सबको। एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, दिस इज द आंसर। अब एक सीरीज वाला है, सिंपल ही है। अब तो तुमको लग रहा है, तुमको आइडिया तो लग ही गया, हंच तो हो ही गया कैसे सॉल्व होता है। इसका आंसर बता दो जल्दी से। इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। बेटा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज हुई है, अब एरिया चेंज नहीं हुआ, राइट? Yes, sir. है ना। तो आपका एरिया अगर ए है और डिस्टेंस D/3 है, तो अब डिनोमिनेटर में चेंजेस आ जाएंगे, D की जगह D/3 आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, करें इसको, सॉल्व करें। Yes, sir. हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। फिर भी स्टिल मैं सॉल्व करके बता देता हूं, इधर देख लो, कोई ना। C1 कितना हो जाएगा बेटा? C1 विल बी A एप्सिलॉन नॉट K1/D/3, A एप्सिलॉन नॉट K1 टाइम्स डिवाइडेड बाय D/3। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। भाई C हमारा अभी भी A एप्सिलॉन बाय D था, कोई भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, तो हमारा कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन बाय D होने वाला है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस D है तो, लेकिन अब हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है और डिस्टेंस उसकी वजह से चेंज हो गई है बिटवीन द प्लेट्स, तो हम उस चीज को हम एनकम्पास कर लेते हैं, तो A एप्सिलॉन नॉट K1/D/3 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा C की टर्म्स में? ये 3 टाइम्स K1 इंटू C, यस सर। Yes, sir. C2 भी सेम तरीके से 3 टाइम्स K2 इंटू C हो जाएगा, और C3 भी 3 टाइम्स K3 इंटू C हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो क्या मैं C इक्विवेलेंट को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दूं? अब Yes, sir. लिख दूं डायरेक्ट? यस सर। नो, अच्छा। 1/1 C1 plus 1 C2। तो ये आंसर आएगा क्या? सर आंसर तो ये आएगा, पर C इक्विवेलेंट 1/C1 plus 1/C2 करके नहीं लिखेंगे। बेटा ये आपका सीरीज वाला है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है जल्दबाजी में, राइट? ठीक Yes, है, sir. दोनों फॉर्मूला आपको हर केस में आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कब क्या लगेगा। अगर आपने जल्दबाजी में लगा दिया ना, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Yes, sir. ठीक है। दो बच्चों ने बताया है बस, यूनी के और भी एकदम से निकलना चाहिए ना बेटा, कुछ अगर गलत होता है तो लिखा जाता है। सो व्हाट विल दिस बिकम? 1/C इक्विवेलेंट। अब हम जो आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है, उसको ऐड करके लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 1/3C। ब्रैकेट में क्या बनेगा? 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. तो C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 3C। 3C आ जाएगा न्यूमरेटर में, यस सर। Yes, sir. और डिनोमिनेटर में Yes, sir. क्या आ जाएगा? 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। अगर आपको लिखना है पूरा ही, तो आप लिख दो A एप्सिलॉन नॉट बाय D, लिख दो C की जगह। मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है उसकी, लिख दो फिर भी कोई ना। A एप्सिलॉन नॉट बाय D टाइम्स
1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर इसको भी सिंप्लीफाई करना है आगे तो एलसीएम लेके कर देना, डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शंस पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, वरना जनरलाइज फॉर्मूला आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हो। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. एक्सपोनेंशियली बच्चे कम कैसे हो जाते हैं क्लास में? तुम लोग ऐसा लगता है मेरे, क्या तुम्हारी कुछ कैपेसिटी है क्या सर 1 घंटा बैठ पाएंगे हम, उसके बाद हमारे बस की नहीं सर हम चले जाते हैं, ऐसा है क्या सीन तुम्हारा? नो सर। 10 बच्चे, 10 नहीं 8 बच्चे कम हुए एकदम से। बेटा क्लास खत्म नहीं होती तब तक क्लास में रहना है, मैं बता दूंगा जब खत्म होगी ना। मैं तो तुम्हें वैसे भी एक्सटेंड नहीं करता यार, तुम्हें थोड़ा जल्दी छोड़ता हूँ, मुझे पता है ऑलरेडी तुम काफी प्रेशराइज रहते हो, है ना। आप लोगों को इतनी कॉमन कर्टसी होनी चाहिए कि आप क्लास पूरी लेके जाओ। 1.5 घंटे की क्लास है आपकी, उसमें भी मैं आपको थोड़ा पहले ही छोड़ता हूँ। आई नो कि आप लोगों के पास बहुत सारा काम है, बर्डन है, और भी क्लासेस होती हैं, उसमें भी अगर आप जल्दी चले जाओगे, 1 घंटे में चले जाओगे, देन दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। ओके, फिर हो सकता है कि अगर आप कंटिन्यूसली ये काम करो तो मैं अगली क्लास में बैठने नहीं दूं, मैं सिंपली आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ठीक है, तो जो बच्चा मेरे बोलने से पहले जा रहा है बिना बताए, या तो आप मुझे रीजन दो, आप लोगों के सबके पास मेरे नंबर है, मुझे बता दिया करो कि सर मुझे जाना है, कुछ जरूरी काम है, बता दो और फिर चले जाओ। ठीक है, दिस इज नॉट डन कि आप लोग बिना बताए क्लास छोड़ के जाओगे। आई होप कि जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको ये बात क्लियर होगी। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो वन मोर क्वेश्चन, यू नीड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस बार आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। इसमें आपने क्या किया है, एक तो के डाइलेक्ट्रिक का लगा दिया है पूरे डी डिस्टेंस पे, और एक के डाइलेक्ट्रिक का लगाया है केवल d/2 डिस्टेंस पे। दोनों a/2 एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन d/2 डिस्टेंस जो बाकी बची है उसको आपने खाली छोड़ दिया, यानी एयर है वहां पे। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। करो, ट्राई करो। अगर आप कॉम्बिनेशन बना पाओगे ना, जैसे सर्किट बनाया था हमने, याद है? यस सर। ये सर्किटल फॉर्म में लिखा था ना, जैसे ये बनाया था डायग्राम हमने। अगर आप इस तरह से बना पाओगे ना इसका सिंप्लीफिकेशन, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं मैंने, आपको ABCD बताना है। अच्छा, ये जो एयर है बीच में, उसको भी एक तरह से कैपेसिटर की तरह तो ट्रीट करूंगा मैं। यस सर। बस उस कैपेसिटर जो होगा, उसके जो कैपेसिटेंस में निकालूंगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं मैं इंक्लूड करूंगा, है ना, क्योंकि उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, एयर है, तो वहां पे के की जगह 1 आ जाएगा बस। बाकी है तो कैपेसिटर ही वो। बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई 2 लेयर्स बन जाएगी ना उसकी भी, तो बाउंड्रीज बन जाएंगी Yes, 2। sir. चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए जल्दी से, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, देन वी विल डिस्कस। करें क्या डिस्कस बच्चों? यस सर। Yes, ओके, sir. आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट द आंसर, डी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलो ठीक है, तो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे,
है ना, इसको सिंप्लीफाई करके कैपेसिटर्स के फॉर्म में हम इसको अगर पोर्ट्रे करना चाहें, डायग्राम बनाना चाहें, तो कैसे बनेगा ये? कुछ ऐसे बनेगा क्या? ये प्लेट है अगर ऐसे, और इसके बीच में ये अरेंजमेंट है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से पोर्ट्रे कर सकता हूं। ये हो जाएगा मेरा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3, और ये एक दोनों प्लेट्स की तरह एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट्स मिल गए मुझे। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. तो मुझे क्या करना है? C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी है और इक्विवेलेंट निकाल देना है। तो C1 की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी आ रही है? C1 मेरा ये है जिसके बीच में एयर है, जिसके बीच एप्सिलॉन नॉट ए बाई, में, तो इसका डायरेक्टली ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी से निकाल दूं मैं, यस सर। है ना? कितना आ जाएगा? ए तो हो गया A/2 भाई, इसका एरिया A/2 ही तो है ना? यस सर। और इसमें जो K है उसकी वैल्यू 1 है, कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है? D/2, यस सर। Yes, sir. D/2, so this will become A epsilon by D, है ना? अरे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. so we can write it C maybe, ठीक है, we can write it C, क्योंकि इसके टर्म्स में हम निकाल लेंगे बाकी भी। C2 क्या हो जाएगा? इसमें है डाइलेक्ट्रिक, तो दिस विल बिकम A/2 एरिया इसका एप्सिलॉन नॉट, अब इसमें K भी आएगा क्या बच्चों? Yes, यस sir. सर। यस सर। और डिवीजन में क्या आ जाएगा? D/2, सो दिस विल बिकम K टाइम्स C, Yes, sir. देन देयर इज C3, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D. D, डी। क्योंकि इसमें डिस्टेंस D है पूरा, है ना? पूरे D डिस्टेंस पे आपने ये लगाई हुई है डाइलेक्ट्रिक, सो दिस विल बिकम, बताओ, K/2 टाइम्स C। अरे हाँ या ना? Yes. यस अब सर। जब यस सर। C2 में divided by निकालूंगा, 2 आएगा. क्या बोल रहे हो बेटा? So C2 में divided by 2 आएगा. A/2 है ना सर? C2 में क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 2? No sir, गलत लिखा मैंने. बेटा ऊपर भी A/2 है, नीचे भी D/2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 और 2, राइट? तो आपका केवल K टाइम्स बचेगा, जो C बचेगा। ठीक है, Sir. चलो भाई, अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि C1 और C2 तो मेरे सीरीज में है, यस सर। C1 और C2 सीरीज में है Yes. Yes. है ना? और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो C3 के साथ क्या आ जाएगा? पैरेलल में। पैरेलल। तो C1 और C2 को मैं सीरीज वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली लिख सकता हूँ, C1 C2 सॉरी, डिवाइडेड बाय C1 + C2, और फिर मैं इसको डायरेक्टली सीरीज पैरेलल वाले फॉर्मूले से ऐड कर दूंगा C3 से, राइट? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन को, मुझे लगता है आप कर पाओगे कैलकुलेशन शायद, एंड मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, द आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, यस सर। अगर किसी को कैलकुलेशन में डाउट होता है या दिक्कत आती है तो बता देना, बट द आंसर विल बी दिस ओनली, K/2, ऊपर आ जाएगा K+3, नीचे आ जाएगा K+1, आपको बस सॉल्व करना ही है, वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं करना। C1 C2 अपॉन C1 + C2, यानी इन दोनों को आपको, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से, और फिर आपको C3 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू डायरेक्टली इसमें ऐड कर देनी है, तो आपका एप्सिलॉन नॉट A और D के टर्म्स में आपको निकालना है ना, या फिर आप C और KC की टर्म्स में भी निकाल सकते हो और फिर बाद में वैल्यूज पुट कर सकते हो। बेटर ये रहेगा कि आप C और KC की टर्म्स में निकालो, है ना? इनको आप पहले सॉल्व करो और फिर जो आंसर आता है उसमें आप डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट A/D रख देना। ठीक है, आगे चलें बच्चों? यस सर। पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके कूल, चलो भाई आ जाते हैं बिजली पे, थोड़ी सी बिजली बनाते हैं, है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में
हम लोग जो भी फॉर्मूलाज हैं और जो भी डेरिवेशन है उनको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करेंगे। फोकस हम इस चीज पे करेंगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, सिंस आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है मेनली। थ्योरी पार्ट में मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज्यादा दिक्कत है। फिर भी अगर किसी चीज में दिक्कत है, आपको लगता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आती, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का बेसिक काम क्या है कि आप थ्योरी वाला जो पोर्शन है यानी कि डेरिवेशन हो गया और फॉर्मुलाज हो गए, ये आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। अब इसमें पढ़ के आने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर तुमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर, टाइम तो है ही नहीं ऑलरेडी, है ना, तो उसमें 5 से 10 मिनट लगता है, लेकिन वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी तो फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है आप पढ़ के नहीं आए हो, लेकिन अगली क्लास में जरूर देख के आना इसके फॉर्मुलाज वगैरह। ठीक है, कूल, चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इट इज समथिंग दैट सेट टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ रीजन। तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट बोलते हैं। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं, हम सबको पता है चीजें। इन इलेक्ट्रिक सर्किट दिस चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ वायर। तो हमारा जो कन्वेंशनल करंट होता है उसमें हम यही बोलते हैं कि भाई आपका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से। ठीक है, डेफिनेशन भी इसकी यही बोलती है, फॉर्मूला भी यही बोलता है, द चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एज करंट। करंट कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो गया है, और उसको हम निकालते हैं पर यूनिट टाइम, है ना, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है उसमें। तो इसका फॉर्मूला भी क्या बनता है, आई एवरेज। एवरेज करंट जो बनता है वो बोलता है टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ये बात याद रखना कि आप किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हो। ठीक है, आपको लेना पड़ेगा कि हाँ ये क्रॉस सेक्शन है, इसका ये एरिया है, इससे कितना चार्ज फ्लो हो गया टोटल, और फिर टोटल टाइम कितना लगा इस चार्ज को फ्लो होने में, वो आपका होता है एवरेज करंट। राइट, अच्छा, यस सर। इंस्टेंटेनियस करंट अगर निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, dq/dt। बहुत बढ़िया, ये हुआ आपका एवरेज करंट। ठीक है, तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि एवरेज करंट में आप टोटल चार्ज लेते हो, जबकि इंस्टेंटेनियस करंट में आप किसी इंस्टेंट पे कितना चार्ज आ रहा है वो ले रहे हो। अच्छा, एवरेज करंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको यूज करना। और अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई डेल्टा टी आपका टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है ना, यानी कि आपका टाइम बहुत कम हो गया है, डेल्टा टी आपका टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है। अभी टेंडिंग टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जीरो नहीं हुआ है, लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो आपका आई एवरेज जो है वो क्या बन जाता है, आई इंस्टेंट, है ना। अगर आपका टाइम जीरो को अप्रोच करने लगे, यानी कि बहुत कम टाइम में आप देखना चाहते हो कि कितना चार्ज फ्लो हो गया, ठीक है, तो आप बोलोगे उस करंट को इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलोगे बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट। एंड हाउ डू वी फाइंड इट मैथमेटिकली, डी क्यू बाई डी टी से। ठीक है, दिस इज हाउ यू फाइंड। बाकी तो सब तुम समझदार हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा जानते ही हो। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आंसर बता दो इसका जल्दी से। कितना आ रहा है, सर ए ऑप्शन। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, इतना टाइम थोड़ी लगेगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड थ्रू द कंडक्टर ही तो निकालना है इसमें। यस सर। करें, सॉल्व करें। यस सर। तो हमें पता है कि करंट जो होता है वो चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम होता है ना, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड अगर आपको निकालना है तो आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू ई मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा। अरे हाँ या ना, यस सर। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो n क्या हो जाएगा, i मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय e, इज दैट राइट। यस सर। इसकी वैल्यूज पुट करनी है बस। करंट तो आपको पता है 3.2 एम्पियर है, और पर सेकंड पूछ रहा है ना, ये पर सेकंड यानी 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेकंड,
है ना। और Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन तो पता ही है तुमको कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कितना आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन 2 × 10 की पावर 19। ठीक है, ये 1.6 से 3.2 2 टाइम्स कटेगा और ये ऊपर जाके प्लस का 10 की पावर 19 बन जाएगा। इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, आई गेस इसको आगे कंटिन्यू अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक यहाँ तक इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। एक तो कैपेसिटेंस के क्वेश्चन जो क्लासेस में किए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना, क्लास क्वेश्चंस को। इसके अलावा इसके PYQ सॉल्व कर लेना फिर से। कोई भी चैप्टर को अब बाद के लिए मत छोड़ो। ठीक है, एटलीस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, ज्यादा तो 5 इयर्स नहीं 10 इयर्स की लगाना, क्योंकि 5 इयर्स के करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं तुम्हें। ठीक है, तो 5 to 10 इयर्स के सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये दोनों काम करने के बाद ही आप अब आगे बढ़ेंगे। वैसे तो तुम्हारी क्लास कल ही है, शायद कल ही है ना क्लास अगली वाली। यस सर। ठीक है, यस सर। तो कोई बात नहीं, आप लोग टाइम ले लो, संडे तक का टाइम ले लो। ट्राई करो कि आप 2 दिन में, आज कल और परसों 2 दिन में आप कैपेसिटेंस को रैप अप कर दो, ताकि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ने बैठे हैं तो फिर उसमें केवल पुराना बैकलॉग नहीं हो, है ना, केवल वही करना हो। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क, एल्स वी विल मीट अगेन। तब तक के लिए गुड बाय।